दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बाद लगातार यमुना का मुद्दा गरमाया हुआ है। इंडिया न्यूज लगातार आपको उस हर तस्वीर को दिखा रहा है जो यमुना को नुकसान करा रहा है। साथ ही दिल्ली सरकार को ये दिखा रहा है कि यमुना को साफ किया जाना चाहिए और यमुना को साफ करना प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद प्लानिंग बन रही है कि क्रूज चलाया जा सके। जो 22 किलोमीटर का दायरा है जहां पर दिल्ली में यमुना प्रवेश करती है और कालिंदी तक 22 किलोमीटर का जो दायरा है वहां पर क्रूज चलाने की बात चल रही ताकि यमुना की भलाई की जा सके। मेरे साथ में सचिन है। सचिन से जानेंगे कि ये जो 1300 टन जो कचरा है उसको हटाने के जो दावे किए जा रहे हैं और क्रूज चलाने की जो प्लानिंग है, क्या लगता है कि 1300 टन कचरा निकालना काफ़ी है? क्रूज चलाना आसान हो पाएगा? देखो, रियलिटी का भी आपको खुद उतरना पड़ेगा ग्राउंड पे, क्योंकि 1300 टन कचरे से ही कुछ नहीं होगा। आप स्थिति देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले जो यमुना नदी में पानी था, अपना खुद का जल था, बहाव था। और आप एक बार कैमरामैन को बोलूँ, एक बार चारों तरफ एक बार दिखाएं रियल स्थिति क्या है। क्योंकि जब तक पानी में अपना खुद का फ्लो ना हो तब तक तो कहना बेकार है कि अभी, क्योंकि ये नदी नहीं है, नाला है। इस लोगों को अभी समझना पड़ेगा कि इसका अपना नेचुरल फ्लो तो है ही नहीं। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे जो प्रॉब्लम्स, क्रूज तो चला रहे हैं बट क्रूज के लिए हम क्या वो लेवल दे पाएंगे, क्योंकि नदी का अपना ही जल नहीं है। टोटली दिल्ली में कहा जाता है कि 90% से ज़्यादा सीवेज की मात्रा है, नालों का पानी है। बट उस नाले के पानी में आप कैसे क्रूज चलाओ, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है। नदी को जब तक आप एक जो सबसे पहले एम ये होना चाहिए नदी का, जो नदी की क्वालिटी है उसको बेहतर करना होगा आपको। जो हम बातें करते हैं कि जो 3 mg पर लीटर से नीचे बीओडी कैसे दे पाएंगे जब नालों की ड्रेनेज सिस्टम इतनी ज़्यादा खराब होती जा रही है। मैं एक चीज़ दर्शकों को बता दूं कि नाले की बात होती है। यहाँ जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे ये एक नाला है जो तुगलकाबाद नाला कहते हैं, और मेरे दाहिने तरफ इधर एक नाला पड़ता है जो शहादरा नाला जिसको कहते हैं। और शहादरा जो ड्रेन है, शहादरा जो नाला है, वो पूरे दिल्ली का सबसे विशैला नाला है जो यमुना को सबसे ज़्यादा गंदा करता है, क्योंकि पूरे जो केमिकल वेस्ट है वो इसी नाले के माध्यम से आता है और यमुना को खराब करता है। इस तरीके से कुल 22 नाले हैं जो यमुना को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। क्या सचिन ने सही कहा? बिल्कुल सही कहा आदित्य भाई, और मैं बताता हूँ आपको, बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि आपकी जो मुहिम है वो काफ़ी रंग तो ला रही है। क्या सरकार का ही जागना काफ़ी है? क्योंकि सरकार के साथ साथ आम जन को भी जागना पड़ेगा, क्योंकि आम जन जब तक नहीं जगेगा तब तक ये सरकार कितना भी कर ले। क्योंकि एक तरफ सरकार साफ करने के दावे कर रही है, दूसरी तरफ आम जन गंदगी भी फैला रहे हैं। क्योंकि सभी विभागों को मैंने पहले भी बताया आपके चैनल के माध्यम से, जब तक सभी विभाग नहीं जागेंगे, जब तक सभी विभाग एकजुट नहीं होंगे, तब तक इस तरह की चीज़ है। आप देखिए सामने कितना सारा बड़ा डंपिंग है। आपने इसको 15-20 दिन पहले जब नदी का पूरा फ्लो रुका हुआ था, सबसे पहले आपने इस डंपिंग के लिए आवाज़ उठाई थी। और वो 15-20 दिन सूखने के बाद, क्योंकि उसको इजीली यहाँ से हटाया जा सकता था, उसके बाद स्थिति जस की तस है। मतलब गवर्नमेंट को मौका मिला था इसको रिमूव करने का, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो रुका पड़ा था सारा पानी, और इजीली यहाँ से वो हटाया जा सकता था। हम बात कर रहे हैं क्रूज चलाने की, मगर अभी सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि नदी को बेहतर कैसे बनाया जाए। नदी जो जीवनदायिनी है, नदी जो मृत्यु की कगार पे है। जीवनदायिनी और मृत्यु में क्या अंतर है वो लोगों को समझना पड़ेगा। रियलिटी आप देखिए कितना अंतर है। हम घरों में बैठ के देखते हैं टीवी के माध्यम से जो दृश्य एक टूरिस्ट स्पॉट दिखता है, और नदी की रियलिटी में दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि मैं आम जन से ये भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग आएँ, नदी की रियलिटी देखें। क्योंकि सरकार जो दिखा रही, सरकार अपने काम कर रही है, आप लोगों को जागरूक हुई, रोको टोको मुहिम का हिस्सा बनिए। साथ साथ गवर्नमेंट को बहुत सारी जो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, एमसीडी के द्वारा जो डंप कर दिया जा रहा है, अनऑथराइज्ड सीवेज मिल रहे हैं, हमारे एसटीपीज़ की दशा बेहतर नहीं है, क्योंकि जितने हमारे एसटीपी की कैपेसिटी अधिकतर बाईपास हो रही है। आप देख सकते हैं जो स्थिति क्या है, ये काफ़ी बेहतर हो सकती है कब, जब हमारे एसटीपीज़ बेहतर काम करें। दिल्ली का जितना भी सीवेज सिस्टम है, जितना हमारा पर डे जनरेट होता है, उसका वो आधे से ज़्यादा भी फिल्टर नहीं हो पाता है। रोको टोको मुहिम के बारे में बता दें कि रोको टोको मुहिम हमने शुरू किया एक वाइसेस फाउंडेशन ने और इंडिया न्यूज ने, कि जो यमुना में पहले मैं आपको कचरा दिखाता हूँ। जैसे ये देखेंगे, ये जो कचरा है ये इसी रिलेटेड है, ये जो रोको टोको मुहिम, यानी कि ये जो कचरा है ये मानव यहाँ लेकर के आए थे और इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे ये सब आपको प्लास्टिक वेस्ट दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये आपको प्लास्टिक वेस्ट दिखाई दे रहा है, ये लकड़ी आपको जो दिखाई दे रही है, इस सब को किसी मानव ने ला करके यहाँ रखा है। तो जो व्यक्ति यहाँ पर इस कचरा को यहाँ रख रहा है, उसको हमारे वॉलंटियर्स, वाइसेस के भी और हमारे जो वॉलंटियर्स जितने हैं वो सब मिल करके और उनको रोकेंगे, उनको टोकेंगे। जैसे ये देखिए, ये शराब की, बियर की बोतल है, ये कैन है, ये पी करके यहाँ उन्होंने डाल दिया। तो इस तरीके की जो गतिविधियां हैं उनको रोकेंगे। यही है रोको टोको मुहिम। हमारे साथ 2 वॉलंटियर भी हैं, भावना और वंश। ये लोग भी लगे हुए हैं हमारे साथ में, इंडिया न्यूज के मुहिम से जुड़े हुए हैं, लगातार यमुना को सफाई के लिए काम कर रहे हैं और रोको टोको मुहिम से भी जुड़े हुए हैं। भावना, आपसे पहले जानेंगे। जी सर।
कैसा लग रहा है रोको टोको मुहिम और किस तरीके से आप काम कर रही हैं? सर यहाँ की हालत देख के तो बहुत बुरा लग रहा है कि जिस तरीके से नदी इतनी गंदी हो रखी है। बट मैं इस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ अपनी YSS फाउंडेशन का कि हम उसकी हेल्प से एटलीस्ट अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। हम भी इस सफाई का हिस्सा बन पा रहे हैं। हम थोड़ा अपनी तरफ से अपने काम कर रहे हैं, हम यहाँ साफ़ कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ हमारे साफ़ करने से नहीं होगा। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी आगे आइए, आप लोग भी बढ़िए और आप भी हमारी मदद कीजिए, क्योंकि सिर्फ सरकार के नहीं, सब लोगों के करने से होगा। जी, सबके करने से होगा, एक अकेला थक जाएगा, साथ ही हाथ बढ़ाना वाली जो बात है वो है। क्या लगता है कि जैसे आप लोग यहाँ आते हैं तो रोको टोको मुहिम जो हमने शुरू किया, इंडिया न्यूज़ ने शुरू किया और आप लोगों ने शुरू किया, उससे फर्क पड़ रहा है? वॉलंटियर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों के साथ में? वॉलंटियर्स बहुत जुड़े हैं पिछले टाइम में। अभी हम लास्ट 1 महीने में ही देख चुके हैं कि हमारा जो सीक्वेंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। 850 वॉलंटियर तो हमारे खुद के वाइसेस के ही हो चुके हैं। उसके अलावा हम सारे मिल के इसको कूड़े को हटाए जा रहे हैं। हर दिन हम हर सैटरडे संडे भी आते हैं, वीकडेज में भी आते हैं और ट्रक के ट्रक भर के यहाँ से कूड़ा हम हटाते हैं। उसके बाद भी इतना कूड़ा है यहाँ पर, तो इसको 800 850 लोगों से कुछ नहीं होगा। इसको 8,000 80,000 तक लेके जाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ से कूड़ा साफ होना शुरू होगा। हम कूड़ा साफ करते हैं, अगले दिन हम फिर से आते हैं, फिर से उतना ही कूड़ा मिलता है हमें। तो इसको पूरा रोकना पड़ेगा। ऐसे इतना सा करने से कुछ होगा नहीं यहाँ पर। हाँ, मतलब क्रूज चलाने की जो प्लानिंग है उससे पहले की तैयारी करना पड़ेगा। उससे पहले नदी के जो किनारे हैं उसको साफ करना पड़ेगा, जो कचरा है उसको हटाना पड़ेगा। जैसे ये सब जो वेस्ट है, अब ये देखेंगे, ये जो सॉलिड वेस्ट है, जब तक ये नहीं हटेगा तब तक नदी को जीवन दोबारा से मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखेंगे ये सब जो है नदी को मृत बना रहा है। अब ये देखिए, ये कोई भगवान का टुकड़ा है, अब ये यहाँ पे आकर पड़ा, ये पन्नी है, ये हजारों साल में ये जो है खत्म होता है। ये कैसे, ये सालों लगते हैं सबको खत्म होने में। इस सब से पानी वाटर रिचार्ज नहीं हो पाएगा और वाटर रिचार्ज ना होने की वजह से जो है यमुना की स्थिति आप देख सकते हैं। अभी जैसे आपको ये रेत गीला रेत आपको दिखाई दे रहा है, इसका कारण ये है कि कल तक यहाँ तक पानी भरा हुआ था, क्योंकि वहाँ से फाटक में से पानी जो है वो छोड़ा गया था और पानी के बाद जो है यहाँ की स्थिति थी। सचिन, आप लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, इंडिया न्यूज़ के मुहिम से जुड़े हुए हैं। अभी जिस तरीके से कचरा आप लोग निकालते हैं यहाँ से, तो क्या लगता है कि नए लोग फेंक रहे हैं, जो जैसे आपके एक वॉलंटियर ने बताया कि और भी लोगों की सम्मिलित होने की ज़रूरत है और भी शामिल हों, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा मुहिम चलाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोका जा सके। क्या लगता है कि आखिर लोग मानते क्यों नहीं है, यहीं पर आके क्यों डाल रहे हैं सारा कचरा? देखो, लोग ना आस्था के आधार पर, क्योंकि पहले जो हमारे ज़माने में वैदिक काल के ले लें या हम सनातन धर्म की बात करें, उस समय में और अब में ज़मीन आसमान का अंतर है। उस तरह जो नदियाँ होती थी हमारे घरों से काफ़ी दूर हुआ करती थी। नदियों में जैसे हम जो कोई चीज़ फैलाते थे, कोई चीज़ें डिस्चार्ज नहीं होती थी। यहाँ तक कि जो हमारा मलमूत्र ये सब चीज़ें बहुत ही दूर होती, क्योंकि नदी तो हमें पवित्र मानते थे। नदी को माँ का दर्जा मिला हुआ था और माँ को हमेशा हम सम्मानित करते हैं। आपने देखा हुआ, अभी भी आप गाँव की तरफ जाएंगे, पुराने लोग साड़ी चढ़ाते हैं, चूड़ियाँ करते हैं, अपने त्यौहार मनाते हैं। अभी बहुत सारी आपको प्रयागराज के मिल जाएंगे। नदी को नदी माना जाता था, माँ का दर्जा था। बट माँ के आंचल को इतना ज़्यादा मैला कर दिया है मानव अपने मतलब विकास की आंधी में। मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ शब्द ऐसे भी बोलने पड़ जा रहे हैं मुझे, क्योंकि हम आस्था के नाम पे अंधविश्वास कर रहे हैं। क्योंकि आस्था ठीक है, आस्था बहुत जरूरी है कि किसी भी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी करें, मगर आस्था के नाम पे अंधविश्वास। किसी भी पुजारी पंडित ने ये नहीं कहा कि ठीक है आपका राग प्रभावित कर लीजिए, वो ठीक है, बट राग के साथ ये पन्नी का क्या मतलब है? यहाँ पे घरों से आ रहे हैं आपको इस एरिया में हर वो कचरा मिलेगा जो आपके घर में वेस्ट पड़ा है, चाहे वो हेडफोन ले लीजिए, बैग ले लीजिए, बिस्तर ले लीजिए, बेड तक। तो इसमें यहाँ नदी का क्या काम है? नदी का काम है निर्मल जल को प्रवाहित करना, न कि सीवेज को और अननेसेसरी चीज़ों को। अब ये देखिए, ये कौन से हैं भगवान? ये भगवान लक्ष्मी माता हैं। ये लक्ष्मी माता पड़ी हुई थी यहाँ पे। अब जिसने भी इसको यहाँ फेंका होगा उसका क्या कल्याण भगवान करेंगे वो भगवान ही जाने, लेकिन ये जो है इस तरीके से पड़ा हुआ। अब इसको भाई बताता हूँ एक चीज, लोग मोक्ष की बात करते हैं कि हमें मोक्ष मिलेगा। क्या इन भगवानों को मोक्ष हम दे पा रहे हैं? घर से लाके तो इतने सम्मान से ही रखते हैं और इस तरह से। फिर मैं माफी चाहूंगा, मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है, नदी की जगह नाला है, क्योंकि नाले की स्थिति के जिम्मेवार हम ही लोग हैं। क्योंकि हमारी कई सारी ऐसी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से जो नदी जो कि जीवन दायिनी थी वो मृत के कगार पे है। मृत के साथ साथ ही हम अपने नालों में इस तरह के भगवान को विसर्जित कर रहे हैं, जो कि हम अपने घर में इतने सम्मान से इनका आदर करते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी भी टूट फूट या फिर खंडित होने के बाद इस तरह से फेंक देते हैं। बहुत ही विडंबना है इस बात को लेकर के कि किस तरीके से हम अपने धर्म के साथ में खिलवाड़ करें। सनातन से जुड़ा हुआ मुद्दा है यमुना। वैदिक पुराणों में इसके वर्णन मिलते हैं, भगवान कृष्ण से बहुत ही जुड़ाव है यमुना का। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि अब मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे कैमरा पर्सन दीपक आपको दिखाएंगे चारों तरफ जिस तरीके से ये प्लास्टिक का जो कचरा भरा पड़ा है, ये एक दिन में तो नहीं आया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे डंपिंग यार्ड बना दिया गया हो
और सालों से यहाँ पे डंप किया जा रहा है। पूरा जो धरातल है, जो तलहटी है यमुना का, वो कंक्रीट से भरा हुआ है। वो रेत में जाए पानी कैसे, वाटर रिचार्ज कैसे हो, पानी का बहाव कैसे हो? आपने ये भी देखा होगा नदी के आसपास, जबकि पानी का फ्लो अच्छा होना चाहिए, नदी के आसपास जो वाटर लेवल है वो अच्छा होना चाहिए, मगर ऐसा है नहीं। ये हमारा भ्रम है कि नदी है तो वाटर लेवल अच्छा होगा। यहाँ का पानी आपका पास में पीने लायक तक नहीं है। हम रिसेंटली अब बात करें टीडीएस लेवल की, तो नदी का टीडीएस लेवल वापस 600 से 800 है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी मानव का जो हस्तक्षेप होता जा रहा है प्रकृति के प्रति। प्रकृति जो जीवन दायिनी मानते थे, प्रकृति जिनको हम पूजते थे, जैसे हमारे सूरज, चांद, हवा, धरती, आकाश, सबको हम मानते थे और हम उनको प्रकृति को नेचुरली जो पूजा करते थे। और एक चीज़ समझना पड़ेगा हमें, हम जो प्रकृति को देते हैं वही प्रकृति हमें वापस करती है। अब हम कितना विभत्स दृश्य है। और यमुना को खत्म करने के हमने किस तरीके से प्रायोजित जो कार्यक्रम होता है वो हमने किया हुआ है। चारों तरफ, दीपक हमारे कैमरे पर लगातार आपको तस्वीरों में दिखा रहे होंगे कि चारों तरफ आप देखेंगे सिर्फ आपको प्लास्टिक और तमाम वेस्ट हैं। जहां पर वो बालू होना चाहिए था, जो रेत होना चाहिए था, उस रेत के बदले में सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक और दुनिया भर का वेस्ट, जैसे सचिन ने बताया आपने कि किस तरीके से जो मानव वेस्ट जितने भी घर में इस्तेमाल आदमी करते हैं, वो सारी चीज़ें, चाहे वो घर में इस्तेमाल करने वाला सब्जी का जो मशीन होता है, बैंगन हो, कुछ भी हो, वो से लेकर के दुनिया भर के कपड़े और लत्ते जो भी मिलते हैं, घर का कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उस कंस्ट्रक्शन के काम को भी जो सीमेंट निकलता है, जो वेस्ट निकलता है, वो भी यहाँ ला करके रखा गया है। इंडियन न्यूज़ के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा, अभी भी आपके पास समय है, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ सोच लो। नहीं सोचोगे तो चीज़ें बद से बदतर तो होती जा रही हैं। जीवन तो आपका खत्म ही हो चुका है। जीवन का जो आपका एज का ग्रुप है, जो पहले जो कभी 70-80 साल तक आदमी स्वस्थ जीते थे, वो परेशान है। आपको समझना पड़ेगा प्रकृति संरक्षण कितना जरूरी है। प्रकृति जो जुड़ी हुई है वो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, स्वास्थ्य आपका जुड़ा हुआ है आर्थिक से। तो आपको समझना पड़ेगा सिर्फ प्रकृति ही खराब नहीं हो रही है, आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। जो हजारों करोड़ रुपए का जो आपको, आप अपने आप को एक सिंगल को लेकर चलते हैं, आपकी फैमिली में एक बीमार होता है तो पूरा का पूरा घर परेशान होता है, पैसा भी जाता है, आपका नुकसान भी होता है और परेशान भी होते हैं। तो अभी भी समझने का देर है, क्योंकि जल जो कि आपके हर छोटी से बड़ी चीज़ों में काम होता है, बच्चे के जीने से लेकर मरने तक, जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर जल की भूमिका होती है, और जब तक आदमी खत्म होता है तब तक। तो समझना पड़ेगा आपको कि जल की महत्व है, प्रकृति का अभी भी आपके पास समय है, संरक्षण कर लीजिए। नहीं कर पाएंगे तो पलायन तो दिल्ली से शुरू ही हो गया है। कि आप देखेंगे दिल्ली के आसपास के जितने बेल्ट है, सबसे ज़्यादा लोग बीमार हैं। समझ लीजिए कि दिल्ली लोग आते हैं कमाने के लिए, और यहाँ पे दिल्ली कमाने से ज़्यादा लोग अपने मेडिकल में पैसा दे रहे हैं। तो सरकारों का तो पैसा जा ही रहा है, साथ साथ जो आदमी का समय और उनका जो पैसा, वो दोनों ही बर्बाद हो रहे हैं। भावना, आप आइए जरा, आपसे भी बात करेंगे, क्योंकि आप यंग हैं और आप कॉलेज स्टूडेंट हैं। जी सर। क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? सर आई एम ए बीकॉम ऑनर स्टूडेंट। कौन सी ईयर में हैं आप? आई एम इन सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में आप। क्या लगता है कि आपके यूथ, जैसे आपके युवा साथी जो हैं, आपके जो एज ग्रुप के लोग हैं, क्या वो नदियों के लेके जागरूक हैं? जैसे आप और वंश अभी थोड़ा सा आ गया जी, आप और वंश जैसे जागरूक हैं, क्या बाकी लोग ऐसे जागरूक हैं? सर जी, बच्चे थोड़ा जागरूक होते हैं, बट ये होता है कि कभी कभार एक बच्चा नहीं कर पाता अकेले, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि कुछ करें, बट एक अकेला नहीं कर पाता। अब हमारे कॉलेज के थ्रू जैसे हम सर की फाउंडेशन से जुड़े हैं, तो वो बहुत अच्छा मौका है हम जैसे वॉलंटियर्स के लिए यहाँ आके नदी के लिए कुछ करने का। लाइक ऐसे सारे कॉलेज अपने एनजीओ के थ्रू बच्चों को कनेक्ट करवाएं एंड बच्चे ऐसे सोशल वर्क करें, तो इससे एक दिन ज़रूर हमारी नदी साफ होगी, क्योंकि हमारे लिए वाटर बहुत ज़रूरी है, ये सबको पता है। तो जब ऐसे वॉलंटियर्स हम तभी जागरूक होंगे, तब हम कुछ कर सकते हैं, किसी की हेल्प के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि एक अकेला बच्चा सच में कुछ नहीं कर पाएगा। मैं भी बहुत बार सोचती थी कुछ करूं, लेकिन वाईएसएस फाउंडेशन से मेरे को बहुत हेल्प मिली है कि मैं सच में आ रही हूं। हर संडे को हम लोग आते हैं 8:30 से 11:30 तक डेली, हर संडे को सुबह आके हम डेली नदी साफ करते हैं। वंश, आप बताइए कि जिस तरीके से क्रूज चलाने की बात चल रही है, आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। तो ये बताइए कि क्या लगता है कि यमुना नदी में क्रूज चलाना इतना आसान हो सकता है जितना आपको लग रहा है? आसान तो नहीं होगा, क्योंकि बीच में अगर आप क्रूज चढ़ाओगे उसमें, तो पहले ही पानी सूख चुका है, तब चलाओगे कहाँ पर? इतना कूड़ा है यहाँ पर। हम दूसरे तट पे इसके साफ कर रहे हैं, सारा सफाई कर रहे हैं हम आके। अभी हम आज इस तट पे आए हैं और अभी भावना और मैं यही बात कर रहे थे कि यहाँ इतना कूड़ा है, हर कदम पे एक पॉलिथीन बैग पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ बोरी वगैरह पड़ी हुई है। इतना कैसे साफ करेंगे हम? कम से कम तो 200-250 वॉलंटियर हर दिन आ रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद भी इतना कूड़ा है यहाँ पर। हमारे लिए वो तट साफ करना इतना मुश्किल होता है। यहाँ पर आके तो ये पता नहीं इम्पॉसिबल सा लग रहा है 200-250 लोगों में। कम से कम नहीं तो 1000 लोग चाहिए रोज के यहाँ पर, तब जाके साफ होना शुरू होगा और उसके बाद क्रूज चलाने लायक भी बन पाएगा ये।
उससे पहले यहाँ इस कंडीशन में तो क्रूज नहीं चला सकते इसके ऊपर हम। तो देखिए कि दो बच्चे हैं, तो आप कौन सी ईयर में हैं? मैं थर्ड ईयर में हूँ। थर्ड ईयर में, एक थर्ड ईयर में है और एक सेकेंड ईयर में, बीकॉम के और इंजीनियरिंग के। और इनके समझ में ये चीज़ आ रही है कि क्रूज चलाना थोड़ा सा कठिन है, उससे पहले की तैयारी क्या की जानी चाहिए। जैसे इन्होंने बताया कि ये जिस तरीके से ये प्लास्टिक आप हर कदम पे ये बताया इन्होंने, और मैं वो नाप के आपको दिखाता हूँ। हर कदम पे पहला कदम हमने रखा और ये देखिए प्लास्टिक आपको दिखा, दूसरा कदम हमने रखा, ये देखिए ये पड़ा आपको, तीसरा कदम हमने रखा, ये भी आपको मिला, देखिए चौथा कदम रखा। मतलब आप समझ रहे हैं, जैसा वंश ने आपको बताया कि हर कदम पे प्लास्टिक का वेस्ट पड़ा हुआ है। ये एक मुहावरा था, लेकिन जो यहाँ पर सच होता दिखाई दे रहा है कि आप हर कदम पे आपको प्लास्टिक का टुकड़ा पड़ेगा। ये देखिए तो प्लास्टिक का, ये प्लास्टिक, मतलब हर कदम पे आपको मिल रहा है प्लास्टिक का। सचिन इधर जरा आ जाइए। इंडिया न्यूज ने शुरू से ही मुहिम चलाया कि यमुना को साफ सफाई होनी चाहिए, यमुना को लेकर के काम होना चाहिए। आप लोग जुड़े, कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया है आदित्य भाई। मैं पहले भी आपको बोला था, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मैं फिर से देना चाहूँगा। इंडिया न्यूज़ की जो मुहिम थी, हम लोग पिछले 4-5 साल से काम तो कर रहे थे, ना तो सरकारों का ध्यान था, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। लोग ग्रामीण आसपास के लोग जुड़ते थे और वो बस आए गए, मतलब वो एक लेंथ नहीं मिल पा रही थी जो अंदर जो होता है ना, एक एप्रिसिएशन लेवल, वो एप्रिसिएशन लेवल नहीं मिल पा रहा था। बच्चों को भी काम करते थे, ठीक है हो गया नहीं, बट जैसे आप लोगों ने करा तो फिर हम मिलके जब एक क्रेज़ बनाया हमने, उसके बाद फिर वो चीज़ें जब हमारी छठ के टाइम की जो वीडियोस वायरल हुई तो लोगों को समझ में, जब हम लोग काम करते थे यमुना के ऊपर तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, अरे यमुना क्या होगा। लोगों ने मेंटलिटी ऐसी बना ली थी यमुना कभी नहीं होगी। बट नई सरकार आई, उन्होंने भी थोड़ा सा अपना एक्टिवली फोर्स दिखाया कि हाँ, कि सच में कुछ हो सकता है। आशा एक नई, जैसा होता है नई किरण, आशा की किरण जागी। नई सरकार ने आते ही मशीनरी उतारी, काम करना शुरू किया, तो लोगों को हाँ एक पॉजिटिव थिंकिंग शुरू हो गई, हाँ नदी हो सकती है बेहतर, और जो सरकार और पब्लिक का सहयोग हो। बट जैसे जैसे आपने बताया कि रिसेंटली इतने कम समय में ही 1300 टन कचरा निकाला है, 1300 मैट्रिक टन, तो वो काफ़ी अच्छा एक नंबर है। बट सिर्फ कचरा निकाल देने से ही नदी बेहतर नहीं होगी। केमिकल वेस्ट रोकना बेहद जरूरी है। केमिकल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, मेडिकल वेस्ट है, साथ साथ मैंने पहले भी बताया था, हमें 3 चीज़ों पे काम करना होगा। गवर्नमेंट बॉडीज़ को सबसे पहले तो अपने सभी विभागों के साथ आपसी तालमेल बनाना पड़ेगा। जो छोटी छोटी कमियां आप देख सकते हैं, वो पीछे ये ब्रिज है, और ब्रिज पे फेंसिंग होनी चाहिए। फेंसिंग होती तो लोग डंप करना, इतना जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये एक डंपिंग यार्ड, तो वो नहीं होता। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये ब्रिज है। दूसरा, रिवर कीपर्स नहीं है। रिवर कीपर्स होने चाहिए यहाँ पे नदी की सुरक्षा के लिए, कि लोग आए और वो ना करें डंप, या उनको गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी बनती है आस्था के प्रति कि उनका कोई अल्टरनेटिव दे, कि किस तरह से वो चीज़ें, मूर्तियाँ, ये सब चीज़ें कहाँ रखे है। आपका आस्था है, देखो आस्था का सभी सरकारें सम्मान करती हैं, मगर आस्था के नाम पे अंधे नहीं होना है आपको। जो चीज़ें प्रभावित की जानी चाहिए। पहले के ज़माने में बताता हूँ, वैदिक काल में क्या होता था। वैदिक काल में जो मूर्तियाँ विसर्जन होती थी, सोने की, चांदी की, अष्टधातु की, पंचधातु की, पीतल की, तांबे की, जस्ते की, जो कि पानी को फिल्ट्रेशन का काम करती थी। और आपने देखा होगा, हम पहले नदी में सिक्का डालते थे। हमारे माता पिता बुजुर्गों ने सिखाया था कि नदी पे निकलो तो एक सिक्का डालते थे। तो आपने कभी गौर किया वो सिक्का क्या चीज़ होती थी? पहले के ज़माने में जो सिक्के होते थे, तांबे के होते थे, चांदी के होते थे, सोने के होते थे। तो हमारी जो प्रथा थी, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रथा थी, जो हमें सीखने हो, तो उस तरह की चीज़ें होती थी। बट आजकल वो सिक्के आपने देखे लोहे के सिक्के होते हैं, तो उस तरह के सिक्के डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। बट हम लोग आस्था के प्रति इतने हो गए हैं कि उस ज़माने की क्या कंडीशन थी वो अलग थी, आज की क्या है। कहते हैं ना कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। हमने एक प्रयास किया है, हमने रोको टोको का अभियान शुरू किया है, जिसका एक बहुत ही खासा असर जो है वो दिख रहा है। रोको टोको अभियान वही कि आप जब किसी को देख रहे हैं गंदगी फैलाते हुए यमुना किनारे में, तो उसको रोकिए और टोकिए उसको कि इस तरीके से गंदगी न फैलाए। साथ ही आप भी गंदगी मत करिए। इस अभियान का शुरुआत कीजिए। हमने इंडिया न्यूज ने और वाइसेस फाउंडेशन इसकी शुरुआत की थी, जिसका असर जो है बहुत हद तक दिख रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत वॉलंटियर्स जो हैं वो जुड़ रहे हैं। अब देखिए कि झाग अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, देखेंगे कि चारों तरफ झाग अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, और वो कालिंदी कुंज का घाट है। अभी आपको थोड़ा सा वो बहुत हद तक साफ सुथरा दिख रहा होगा, ताकि क्योंकि अभी जो रोको टोको अभियान था, जो वाइसेस फाउंडेशन और इंडिया न्यूज लगातार दिखा रहा है कि ये पूरा गंदा था, लेकिन अभी जो है बहुत हद तक साफ है। झाग को लेकर के सचिन मैं आपसे बात करूंगा कि जैसे पानी अभी छोड़ा गया, वो देखेंगे पानी का बहाव हुआ है, उसके बाद लगातार झाग बढ़ता जा रहा है। झाग को कैसे रोका जाए? ये जो दम घुटने वाली जो पानी से हवा बह रही है, वो कैसे रोका जाए? देखो, मैंने पहले भी बताया, देखो हमें सबसे पहले अपने जो ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से अनऑथराइज ट्रीटेड जो वाटर, अनट्रीटेड वाटर जो मिल रहा है, उनको जब तक चार्ज करना हम नहीं रोकेंगे, तब तक स्थिति ऐसी रहेगी। झाग बनने का कारण हमें पहले ये पता करना पड़ेगा, जड़ क्या है।
जेड का मतलब पानी का पॉल्यूटेड होना, पानी का पॉल्यूटेड का मतलब पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ना, फॉस्फेट की मात्रा बढ़ना। किसी भी पानी में 2 mg पर लीटर से अगर ऊपर के फॉस्फेट की मात्रा, अमोनिया की मात्रा बढ़ती है तो ये झाग की स्थिति उत्पन्न होनी शुरू होती है। झाग की मतलब, और 2 mg से ऊपर तो शुरू, और आप समझ सकते हो तो यहाँ तो मेरे ख्याल से 10 mg से भी ऊपर होगा। तो इतनी आप यहाँ इतनी दूर हैं झाग से, और फिर भी एक हवा के माध्यम से महसूस कर पा रहे हैं। मतलब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब खुल के जैसे बात कर, जैसे हम नदी से अगर दूर जाएं तो हम इजीली बात कर पाते हैं, हमारी जो सांसें हैं वो इजीली चलती हैं, बट यहाँ सांसें जल्दी जल्दी चल रही हैं। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा, प्रकृति संरक्षण उनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी है। अभी भी वक्त है, समझ जाइए, क्योंकि आप देख सकते हैं ये करने वाली कोई सरकार नहीं है यहाँ पे, कि डंपिंग यार्ड बनाने वाले हम ही लोग हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से आप लोग बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले आम जन की एक, मैं आपके माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं लोगों को 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। पहले आम जन को जागना होगा। जागना ऐसे, क्योंकि आपका हज़ारों करोड़ रुपए का जो टैक्स आप देते हैं गवर्नमेंट को, तो आपका भी हक बनता है कि उस पैसों का सही से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कहते हैं ना, किसी भी चीज़ का हिसाब लेना, आपके पेरेंट्स भी आपको कुछ 10 रुपये 100 रुपये कुछ भी देते हैं सामान लेने के, तो वो भी आपसे हिसाब लेते हैं कि भाई आपने क्या किया वापस। तो जो रिटर्न है उसको या तो रिटर्न दो या उस पैसों का जवाब दो। तो वही हमें सरकारों से भी सवाल करना होगा, जो हज़ारों करोड़ रुपये यमुना की सफाई के लिए। मैं अगर यमुना एक्शन प्लान की बात करूँ 1993 की, तब से लेके अब तक 32 सालों में नदी से सिर्फ पैसा गया ही है। और जो उतना पैसा अगर सच में यूज़ किया गया होता, उस एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो काम आज से अगर 32 साल पहले की जो कॉस्टिंग थी, अब से तब से और अब में वो कम से कम 32 गुना बढ़ गई। जो 1000 करोड़ का काम हो जाना चाहिए था, तो वो आज का वो 32,000 करोड़ में होगा। बिल्कुल। मैं अब जब जैसे क्रूज चलाने की बात चल रही है, क्रूज से पहले आपको यमुना के जो ये जो कचरा है ना, इस सब को हटाना बेहद जरूरी है। इस सब को हटाना बेहद जरूरी है, और ये एक दिन में नहीं होने वाला है। बहुत ही प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे, वॉलंटियर्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, सरकार को अपने स्तर से प्रयास करना पड़ेगा, तभी इस तरीके से प्रयास हो सकता है। पहला स्टेप की नदी को समतल और ढंग से बनाया जाए। दूसरा स्टेप की रिवर जो किनारे जो भी फ्रंट बनाया जाए, रिवर फ्रंट बनाया जाए, ताकि क्रूज को स्टैंड बनाया जाए। उसके बाद भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे यमुना का फ्लो, पानी का आना बेहद जरूरी है, तभी हो पाएगा। हाँ, नेचुरल फ्लो। देखो, आप नदी को नदी तब माना जाता है जब नदी का अपना नेचुरल खुद का फ्लो, प्राकृतिक फ्लो है ही नहीं। क्योंकि आप देखेंगे कि जो हथनीकुंड बैराज के बाद से जब हम वजीराबाद तक भी आते हैं, वजीराबाद से पहले तो पानी हमने WTP अपने के लिए यूज़ कर लेते हैं, पीने के लिए। ऐसा क्या हो जाता है आपकी 22 किलोमीटर में नदी में, कि जो वजीराबाद से पहले तक इतने योग्य होते हैं कि आप पीने के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ आप इसको नहाने छूने से भी डरते हैं कि आपके स्किन रैशेस हो जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा। यहाँ तक कि आप नदी के पास भी खड़े होने से डरते हैं। मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। आप इधर आ जाइए, वंश और भूमिका भावना इधर आ जाइए। आप लोग पानी छूते होंगे यमुना का? सर पहले तो छूते थे, बट अभी ये हालत देख के तो मन भी नहीं करता छूने को, क्योंकि हमारी जनरेशन अपनी स्किन को लेके बहुत कुछ इरिटेशंस हुए थे, क्योंकि जैसे मैं यमुना पे काम कर रहा था तो मुझे इरिटेशंस हो रहे थे, रैशेस आना शुरू हो गए, तो मुझे रिएक्शन। कल भी हम लोग यहाँ से जब गए तो मुझे अजीब से पूरा शरीर मेरा एक इचिंग कर रहा था। तो कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं? जी सर, होते हैं। जैसे हमारी NGO जो यहाँ सफाई करती है, वैसे हमने ग्लव्स पहने होते हैं, लेकिन ग्लव्स में भी अगर गलती से भी थोड़ा पानी जाता है, तो कल ही मेरे को रैशेस हुए थे। मैंने घर जाके पूरा क्रीम वगैरह लगवाया, एंड बहुत ज़्यादा ईचिंग वगैरह होती है, क्योंकि पानी की हालत बहुत ख़राब है। पानी खराब है। आप लोग के साथ में भी होता है ऐसा? बहुत होता है सर। अभी भी यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, वो पीछे पानी छोड़ा गया है, तो उसमें जो फ्यूम्स वगैरह जो उड़ रहे हैं, जो इतना गंदा वो गैसेस आ रही हैं उसमें से, पूरा अंदर तक लंग्स जलने को तैयार हैं। इतने गंदे गंदे फ्यूम्स बन रहे हैं, सारे झाग वगैरह जो आप देख सकते हैं पीछे, उसकी वजह से बहुत दिक्कतें होती हैं। हल्का सा पानी छू जाए, कभी होता है मूर्तियां वगैरह हैं, कुछ साफ कर रहे हैं मूर्तियों के लिए हम, तो हल्का सा पानी लग जाए पूरा ऐसे जलने हो जाते हैं हाथ। बहुत टॉक्सिक पानी है, बहुत खराब वेस्ट है, और लगभग 22 नाले यहाँ पे पड़ते हैं। बताया, दावा किया जा रहा है 44 STP हैं, लेकिन STP अगर चल रहा होता तो यमुना की स्थिति ये ना होती। यमुना में 22 नालों का पानी जो है इसमें आके मिलता है, जो बिना ट्रीटमेंट का है। हालांकि पानी, नाले का पानी को किसी भी तरीके से आप नदी में नहीं मिला सकते, लेकिन अगर फिर भी मिला रहे हैं तो एक नियम है कि आप कैसे उसको मिला। जैसे आप ये देखेंगे, यहाँ पे आपको ये गीला गीला सा जो दिखाई दे रहा है, ये सब कल पानी छोड़ा गया था, उसका असर है। और आपको दूर तक देखेंगे, वहाँ जो पानी आपको जमा हुआ दिखाई दे रहा है, उधर पानी की तरफ दिखाई दे रहा होगा, ये सब वो है जो कल परसों पानी छोड़ा गया था। उसके बाद जो है स्थिति यहाँ पे क्या हुई थी, और ये पूरा आप देखेंगे कि इलाका सूखे से ग्रस्त है। बहुत सारे ऐसे पौधे यहाँ पे हैं जो कभी अब उगेंगे ही नहीं। घास भी आपको अजीब सा दिख रहा होगा, पीला पीला दिख रहा होगा, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है वो टॉक्सिक जो पानी है उससे जुड़ा हुआ है। अभी भी फोम आप देख सकते हैं कि जो फोम रहता है अक्टूबर में या सितंबर के समय आपने देखा होगा, लेकिन अभी भी आपको ये झाग और फोम आपको दिखाई दे रहा होगा। पूरे इलाके में आपको चील पक्षी जो है वो आपको दिखाई देगा। सचिन, एक बात बताइए, चील पक्षी यहाँ पे बहुत है,
बर्ड व्यू के लिए यमुना बहुत माना जाता है कि बर्ड व्यू बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा होता है, लेकिन चील की संख्या यहाँ ज़्यादा है। चील मांसाहारी माना जाता है, तो क्या कारण है उसका? देखो यहाँ पे नदी किनारे जो डेड बॉडीज मिलती हैं या लोग अपने आसपास गाड़ के भी चले जाते हैं, कुछ जानवरों के मवेशी होते हैं वो ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। ये चील तो हमारे प्रकृति के शोधक है, क्योंकि जो स्मेल और बदबू वो वहाँ पे जानवरों की उन चीज़ों को हटाते हैं, और जो बदबू और से वो खा के एक प्रकृति को साफ करने का अपना तो यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा, पशु पक्षी जो है ये अपना तो काम कर, प्रकृति अपना खुद काम करती है, आपको जरूरत नहीं है, बस इंसान उसको गंदा ना करे। मगर प्रकृति अपने आप को खुद ही बदल देती है, प्रकृति खुद अपने आप में इतना सक्षम है, प्रकृति को नहीं चाहिए मानव उसकी दिनचर्या में, मानव उसके रूटीन में हस्तक्षेप करे। हस्तक्षेप जितना कम रहेगा। थोड़ा सा हम दीपक भाई आगे की तरफ चलेंगे, नदी के किनारे जहाँ पे पानी है, और वंश और भावना आप भी आ जाइए ताकि आप लोगों से भी बात वहाँ पे कर सकें कि किस तरीके की स्थिति पानी में अभी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सफाई का काम चल रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ा है। क्योंकि इधर तो बहुत ज़्यादा कचरा आपको दिखाई दे रहा है, जितने भी प्लास्टिक वेस्ट है वो यहाँ पे है, मेडिकल वेस्ट पड़े हुए हैं, डेड बॉडी जानवरों के पड़े हुए हैं, तो इस तरीके की स्थिति यहाँ पर है। और अभी पानी छोड़ा गया है तो पानी का बहाव भी जो है वो बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि 10 से 15-20 मिनट में ये पूरा इलाका जो है पानी से भर जाए। लेकिन समस्या वही है, क्योंकि प्लास्टिक इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, ये इस तरीके से वेस्ट जो है सीमेंट का, ये देखिए सीमेंट का वेस्ट है, ये कभी भी ये खत्म नहीं होने वाला, और ये यहाँ पर रखा हुआ ये सब जो है नदी के तलहटी को ख़राब कर रहा है। नदी के रिचार्ज, जो पानी रिचार्ज होता है वो नहीं हो पा रहा है। सचिन और आप तीनों, आप थोड़ा सामने आ जाइए आगे की तरफ, और मुझे ये बताइए कि जैसे ये देखिए ये पानी है और पानी के नीचे प्लास्टिक और वो है, इससे क्या नुकसान हो रहा है नदी को और उससे? देखो मैंने पहले भी बताया कि जो पानी है एक लेयर बना दे रहा है, जैसे कि पानी जो नीचे ज़मीन में चार्ज होना चाहिए, जो पानी नीचे ज़मीन में जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है, ये ऊपर ऊपर फ्लो होकर चला जा रहा है। यहाँ पे रेत की होनी चाहिए, रेत की एक सतह होनी चाहिए थी जिससे पानी धीरे धीरे जाता और आसपास का जो वाटर लेवल है वो बढ़ाता, बट उस तरह का है ही नहीं। ये आप खुद देखिए ना, एक मैन मेड प्लास्टिक बीच बना दिया गया है, प्लास्टिक जो कि आप एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं कर पाते हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ज़मीन में आगे नीचे पानी जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपको पहले से तो थोड़ी बेहतर लगेगी, क्योंकि पानी में मैंने फिर पहले ही बताया था, नदी को नदी तब कहा जाता है जब नदी में अपना स्वतः जल हो। नदी इतनी अच्छी तब हो जाएगी जब मानव का उसमें हस्तक्षेप कम हो जाएगा। आप ड्रेनेज सिस्टम अपने बेहतर कर दीजिए, सर्विलांस सिस्टम बेहतर कर दीजिए, एसटीपी की कैपेसिटी बढ़ा दीजिए। नदी, जो यमुना नदी के लोगों की मानसिकता ये होगी ना, नदी कभी साफ नहीं हो सकती। 22 किलोमीटर का आपको पैच नहीं संभल रहा है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड 90% से ज़्यादा सिर्फ ये 22 किलोमीटर के पैच में है। अब आप समझ लीजिए कि पूरा मतलब 1400 किलोमीटर का जो पैच है, लगभग 1400 किलोमीटर का पैच में यमुना सिर्फ ये 22 किलोमीटर में ही ऐसा क्या है कि ज्यादा गंदा होता है। गंदा है। हाँ, टेरी जो है, दी एनर्जी ऑफ रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट जो है, उन्होंने बताया है 10 सूत्रीय जो एक रोड मैप है वो दिया था कि पहली बात कि यमुना नदी में खनन को रोका जाना चाहिए। जो पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होते हैं नदी के किनारे, जो खेती होती है उसमें जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं उसको नियंत्रण किया जाना चाहिए, उसको रेगुलेशन किया जाना चाहिए, ताकि वो पता चल पाए कि कितने यहाँ पर हैं। इस तरीके के 10 सूत्र दिए थे जिससे नदी का उद्धार हो सकता है। अब देखना यह है, जिसमें से एसटीपी जो आपने बताया सचिन, की एसटीपी की संख्या बढ़ाना और एसटीपी की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, वो भी टेरी ने बताया हुआ है। अब देखना यह है कि दिल्ली सरकार उस पर कितना अमल करती है। हालांकि वो गंभीर दिख रही है, लगातार वो विजिट कर रहे हैं, उनकी मंत्री विजिट कर रहे हैं, जिसका असर जो है वो भी दिख रहा है। लेकिन जो इंडिया न्यूज ने अभियान शुरू किया वाइसेस के साथ में मिलकर के, कि रोको टोको अभियान, जिसमें हम लोगों को रोक रहे हैं जो गंदगी करेंगे और ना गंदगी करने देंगे, इस तरीके का अभियान जो है, ये एक सामाजिक सरोकार भी जरूरत है, सामाजिक जो जागृति है वो भी बेहद जरूरी है। कैमरामैन दीपक के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नहीं, मैं मौजूद हूँ अभी यमुना के कालिंदी कुंज घाट पे, और मेरे आप चारों तरफ देख सकते हैं किस तरीके से यमुना अपनी गंदगी से उबरने की कोशिश में है। झाग आप देख सकते हैं, जो झाग सितंबर अक्टूबर महीने में दिखाई देता है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। पानी का स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ बैराज है वहाँ पर आपको 2 फाटक जो है वो खोला गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर झाग इकट्ठा होता जा रहा है। अब झाग इकट्ठा क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको पहले बता दूं। झाग इसलिए इकट्ठा हो रहा है क्योंकि ये जो पानी है, ये पानी घर के जो इस्तेमाल करने वाले सर्फ साबुन का जो होता है
वो सीवर के माध्यम से नदी में प्रवेश कर रहा है। वो जो केमिकल है वो केमिकल यहाँ पे झाग जो है बना रहा है। आपने देखा होगा अपने घरों में जब आप वॉशिंग मशीन में सर्फ डालते हैं और वॉशिंग मशीन चलाते हैं तो वॉशिंग मशीन चलाने के बाद जो झाग क्रिएट होता है सेम उसी तरीके का ये झाग है। आपको इस वजह से ये झाग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात मैं आपको दिखा देता हूँ, आप मेरे नीचे देखेंगे कि ये जो आपको प्लास्टिक वेस्ट दिखाई दे रहा है, ये जो ईंट आपको दिखाई दे रही है, या ये सीमेंट की जो बोरियां हैं ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सब कारण है क्योंकि मानव का हस्तक्षेप यमुना के किनारे इतना ज़्यादा है जिस वजह से यमुना दम तोड़ रही है।